मैं तो लोगों से कहूँगा, आपके बाग बगीचों में जो मकान आपने बना रखे हैं, जिन्होंने होम स्टे बना लिए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, वो भी अपना होम स्टे में कन्वर्ट करें। लोग आ करके बाग बगीचों में रहना चाहते हैं, रेट भी अच्छे मिलते हैं सीजन में आपको। तो यहाँ पे हम नारकंडा में एक 5 स्टार होटल जो हमारा बन के तैयार है और जल्द ही वो खुल जाएगा, और इसी तरह का एक होटल हमारा ठेयोग क्षेत्र में आने वाला है 5 स्टार। तो आप पहले सोचें समझें, फिर नई वैरायटियों को आप लगाएं। और नई वैरायटियों में जो चीज़ें हैं, पेड़ बहुत अच्छे हैं, फल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनकी कीमतें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो सेब के अलावा जो आप पलम है, आड़ू है, खुमानी है, तो इनके भी रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा जो मंडी खुली है, नाशपाती के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पलम अगर आपका विदेशी क्वालिटी का यहाँ पे जो अब होना शुरू हो गया है, उसमें रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा ये पता लगा कि मास्क मार्केट में है ही नहीं, और मास्क ही एक ऐसी चीज़ थी लोगों को जो एक दूसरे से बचाव कर रही थी बीमारी में। हर पंचायत के प्रधान ने हमारा इसमें सहयोग किया, घर घर तक मास्क पहुँचे। अगर लोग कहेंगे और लोगों का विचार होगा, लोगों के बीच जाएंगे, अगर वो कहते हैं कि हाँ जी चुनाव आपको लड़ना है, तो उसमें लोगों से बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। आज हम एक खास मुलाकात में आपको मिलाने जा रहे हैं प्रदेश के ऐसे शख्स से जिसने अपना एक मुकाम ऐसा हासिल किया है कि उन्हें हाल ही में हिमाचल रत्न के रिवॉर्ड से नवाजा गया है। हम बात करेंगे नारकंडा के व्यवसायी राजेश कुमार गुप्ता की, जिनका कोरोना महामारी के दौरान अहम योगदान रहा। जब सरकारें बची, नेता बचे, परिचित बचे, एक दूसरे से मिलने से बचे, मदद की तो आप छोड़िए, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है हाथ मिलाने से लोग कतरा रहे थे। सांसों का जिम्मा जो था वो भगवान भरोसे छोड़ दिया था। तब ऐसे शख्स ने जिला शिमला या प्रदेश की अगर बात करें हम, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। राजेश जी, आपके बारे में हमने जितना जाना है अभी तक, एक छोटी सी शुरुआत से आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर दिया है कि जिला शिमला नहीं पूरे प्रदेश में लोग जानना चाहते हैं कि ये राजेश कुमार गुप्ता कौन है। और खासकर अब अगर हम बात करें जिला शिमला की ठियोग कुमारसन की, तो यहाँ पर हर पंचायत में, हर घर में राजेश कुमार गुप्ता का मास्क पहुंचा, सैनिटाइजर पहुंचा। कैसे शुरुआत की और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे आप? देखिए, बचपन नारकंडा में जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, उसी बीच व्यापार भी हमारा साथ साथ चलता था। तो जब व्यापार और पढ़ाई साथ साथ चली तो रुझान हमारा व्यापार की तरफ ज़्यादा रहा, तो इसलिए पढ़ाई भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, तो व्यापार में बहुत इंटरेस्ट आता था। तो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, व्यापार साथ साथ चलता रहा, और एक समय ऐसा आया कि लगा क्यों ना हम भी जैसे लोग और बिजनेस बड़े मैन हैं जो करते हैं काम, तो उनकी तरह हम भी क्यों ना बड़ा बिजनेस करें कुछ। तो उसी सिलसिले में हमने बाहर का रुख किया प्रदेश से, और प्रदेश से बाहर गए तो व्यापार हमने किया और व्यापार में सक्सेस भी हुए। आज हमारा व्यापार गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल सब जगह अच्छे से चल रहा है। और भी हम लोगों ने नए कोई वेंचर चालू करने के सोचे हैं, जो आने वाले समय में हमको और भी सहयोग कर रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। कोरोना महामारी का जो दौर रहा, 2 साल तक लगभग अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो गई थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, और लोग सोच रहे थे कि अगर हमने जीवित रहना है तो कैसे हम जीवित रहें। पूरे विश्व में एक ऐसा खौफ छा गया था कि लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे थे। उस समय क्या लग रहा था, और आपने जो मदद की वो काबिले तारीफ थी, लेकिन क्या सोच के आप आए थे लोगों की मदद के लिए? देखिए, सोच कुछ नहीं होती है। समाज सेवा जैसे हम पहले भी कर रहे थे, लोगों के बीच में पहले भी जुड़े थे, तो सोशल मीडिया के द्वारा ये पता लगा कि मास्क मार्केट में है ही नहीं, और मास्क ही एक ऐसी चीज़ थी लोगों को जो एक दूसरे से बचाव कर रही थी बीमारी में। तो जब मालूम पड़ा कि मास्क नहीं है, तो हम लोगों ने मास्क का इंतज़ाम किया। मास्क को गाड़ी से ठेयोग तक लाए, और हर पंचायत के प्रधान के द्वारा हमने उसको एक एक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ली, जिसमें ठेयोग और कुमारसैन की जितनी भी पंचायतें हैं, दोनों ब्लॉक की, हर पंचायत के प्रधान ने हमारा इसमें सहयोग किया। घर घर तक मास्क पहुँचे, ये मुझे खुशी है कि लोगों ने साथ दिया, और लोग निकले घर से बाहर, जिससे लोग इसमें बीमारी में जो भी उनको इसमें सहयोग मिला हो, लेकिन कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ा था कि हाँ हमारे पास मास्क है और हम कोरोना की लड़ाई लड़ सकते हैं।
कोरोना की लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी अगर हाल ही के समय में हम देखें, जो आपने 2 साल तक लोगों की सेवा की, अभी जब कोरोना महामारी के बाद जब कुछ राहत मिली है, मेले शुरू हुए हैं, त्योहार शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता भी बढ़ी है और लोगों की जो आपने सेवा की, लोग भी आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और सुबह ये भी है कि क्यों ना राजेश कुमार गुप्ता ठेऊ कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र से लोगों का प्रतिनिधित्व करें। इस बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जनसभाओं की बात है तो जनसभा एक बड़े पैमाने पे होता है, मेले के रूप में। हम पहले भी लोगों के बीच जाते थे, तो मीडिया का उस टाइम इतना रोल नहीं था, काम पहले भी कर रहे थे। लेकिन अभी मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और मीडिया के लोग किसी भी बात को, अच्छी चीज़ों को वो सामने लेके आते हैं। और अच्छी बात है, जब कोई चीज़ सामने आती है तो लोग भी दूसरे उत्साहित होकर के उस तरह का काम करना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि और लोग भी समाज सेवा में आएँ। और जो बात रही चुनाव और जनसभा को जो आप एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं बहुत होती हैं कि जैसे आपने बोला कि लोग चाहते हैं कि राजेश कुमार गुप्ता भी चुनाव में हिस्सा ले। तो चुनाव में हिस्सा लेना, देखिए, लोगों का अगर लोग कहेंगे और लोगों का विचार होगा, लोगों के बीच जाएंगे, अगर वो कहते हैं कि हाँ जी चुनाव आपको लड़ना है, तो उसमें लोगों से बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि समाज सेवा अगर करनी है तो अगर इस तरह का हम चुन के आते हैं या चुनाव लड़ते हैं, तो हमको लगता है हम समाज सेवा और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को जो भी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा है और जो हम खुद अपनी तरफ से भी करेंगे, बड़े अच्छे पैमाने पे कर सकते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि मुझसे लोगों को फ़ायदा ही होगा। आप चुनाव ना लड़े या ना लड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो समाज सेवा के प्रति जो जज्बा है वो देखने लायक है, लेकिन अगर लोग चाहते हैं। लेकिन फिर अगर हम साथ में देखें, अभी विधानसभा चुनाव जब नज़दीक आने वाले हैं, ठेऊ कुमारसैन जो विधानसभा क्षेत्र रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो है वो रहे हैं, तो चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी है। क्या समझ रहे हैं, किसी से पार्टी से मुकाबला होना है आपका, किसी व्यक्ति विशेष से मुकाबला? क्या इस कुछ चुनौती भी लग रही है कि अगर चुनाव में लोगों ने बोल दिया आपको चुनाव में उतरना है, तो किसको आप चुनौती मान रहे हैं इस समय? देखिए, कोई दिग्गज नहीं होता और ना ही कोई बड़ा होता है। चुनाव में जिसको भी लोग चुनकर लाते हैं वही दिग्गज हो जाता है। इसलिए चुनौती चुनाव तक रहती है कि हाँ जीतना है या हारना है, वो लोग कहते हैं। और चुनौती तो जीत कर आने के बाद है, लोगों के कार्य तब करने होते हैं। अगर आप हार के चले जाते हैं तो आपकी चुनौतियां ख़त्म वैसे ही हो जाती हैं। तो मैं तो कहता हूं कि चुनौती कोई भी नहीं है, चुनौती जीतने के बाद होती है। तो ये तो लोगों के बीच जब जाएंगे, लोग जब जैसा हमको आदेश देंगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। अभी तो लोगों का, जैसे कहते हैं, कोई कहता है बीजेपी या कांग्रेस, तो हमारा तो अभी ऐसा किसी ने हमको ऑफ़र नहीं दिया है। अगर कोई इस तरह का हमारे पास किसी पार्टी का ऑफ़र आता है तो चुनाव पे फिर हम लोग जरूर मंथन करेंगे। मतलब अभी अगर हम देखें, बीजेपी की सरकार चल रही है, केंद्र में भी है, राज्यों में भी है, और दूसरा जो है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन प्रदेश में चाह रही है। और तीसरे मोर्चे के तौर पर हम देखें, दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब भी जीता है और हिमाचल प्रदेश की तरफ भी रुख कर रही है। किसी का अगर ऑफर आपको आता है पार्टियों का, तो क्या आप पसंद करेंगे, किसकी तरफ जाना? क्या रुझान आपका अभी कुछ बन रहा है? देखिए, रुझान अभी हम नहीं कह सकते। जब लोगों के बीच जाएंगे तो पार्टी किस विषय से हमको ऑफ़र आता है, तो ये तो अभी इस तरह का कोई ऑफ़र है नहीं। कल को अगर कोई ऑफ़र आता है तो फिर निर्णय तो तभी लिया जाएगा, और लोगों के बीच जा कर के फिर निर्णय को कैसे रूप देना है वो कल की बातें हैं। अभी तो समय इलेक्शन के बहुत हैं। और रही आपकी बात, तो आपके ऊपर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि एक पंजाब में ये काफ़ी समय से काम कर रहे थे और हिमाचल के ऊपर आपका कोई असर होगा तो ये तो मैं अभी नहीं मानता। यहाँ दो ही पार्टियों की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी की। अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश की बात करें और ठेऊ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्या लगता है किस तरीके से लोगों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है? हम यहाँ पर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? और खासकर अगर हम देखें, पर्यटन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है, सेब बागवानी से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला है। इस दृष्टि में आप क्या देखते हैं?
देखिए, जो पर्यटन है, पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। सरकार भी पर्यटन के ऊपर कुछ ना कुछ कर ही रही है। उन्होंने जैसे हाटू रोपवे भी अनाउंस किया है, तो यहाँ के अगर रोपवे लगता है तो यहाँ के लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा, रोज़गार बढ़ेंगे, स्वयं के रोज़गार बहुत होंगे। जब टूरिस्ट आता है तो होम स्टे भी चलेंगे, दुकानें भी चलेंगी, लोग रोज़गार के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब टूरिस्ट आता है तो होटल भी काफ़ी आ रहे हैं। मैं तो लोगों से कहूँगा, आपके बाग बगीचों में जो मकान आपने बना रखे हैं, जिन्होंने होम स्टे बना लिए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, वो भी अपना होम स्टे में कन्वर्ट करें। लोग आ करके बाग बगीचों में रहना चाहते हैं, रेट भी अच्छे मिलते हैं सीजन में आपको। तो पर्यटन में तो रोज़गार की अपार संभावना है, और पर्यटन के ऊपर तो हम लोग भी इसमें सरकार से बातचीत करेंगे कि और क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर रही सेब के आर्थिकी की बात, तो सेब की आर्थिकी के लिए मैं कोटगढ़ के स्टोक्स फैमिली को एक धन्यवाद दूंगा कि आज हमारा हिमाचल इसमें इतना समृद्ध है, लोग इतना समृद्ध हुए हैं कि आज घर घर जो है सेब के ऊपर डिपेंड है। जो सेब का लोगों ने सोचा नहीं था, आज से 20 साल पहले सेब के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं। जो सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब में जा करके समझते हैं, उसको उसके हिसाब से फिर अपनी पैदावार पेड़ को लगा करके जो लोग पैदावार ले रहे हैं, उसमें अच्छी उनको कीमत भी मिल रही है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप भेड़ चाल मत करिए। आपके क्षेत्र में आपके मौसम के हिसाब से या हाइट के हिसाब से जो पेड़ आपको सूटेबल हो, उसी पेड़ों को लगाएं। किसी ने कुछ लगा लिया है और वहाँ की हाइट और जो मौसम है वो वहाँ के अनुकूल है, लेकिन आपने जहाँ आप लगा रहे हो वो उसके लिए अनुकूल हो नहीं सकता। तो आप पहले सोचें समझें, फिर नई वैरायटियों को आप लगाएं। और नई वैरायटियों में जो चीज़ें हैं, पेड़ बहुत अच्छे हैं, फल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनकी कीमतें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो सेब के अलावा जो आप पलम है, आड़ू है, खुमानी है, तो इनके भी रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा जो मंडी खुली है, नाशपाती के रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पलम अगर आपका विदेशी क्वालिटी का यहाँ पे जो अब होना शुरू हो गया है, उसमें रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप जो फसलों के ऊपर है, तो फसलों में तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत है। हाँ, लोगों से एक गुजारिश है कि लोग कीटनाशक का उपयोग कम से कम करें, ऑर्गेनिक खेती पे जाएं। ऑर्गेनिक खेती से जो भी फल है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और रेट भी बहुत अच्छे हैं। तो आने वाले समय में हम तो यही समझते हैं कि अभी जो सेब की आर्थिकी और मजबूत होगी और लोग इससे और संपन्न होंगे। और संपन्न हो गए। गुप्ता जी, आपने इतने सारे विषय भी जोड़े, राजनीति से लेकर भी आपने बातचीत की है। चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, आने वाले समय में ठियोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र में आपका क्या अहम योगदान रहने वाला है, और क्या आप व्यापार को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं कि कैसे आपकी सहभागिता भी लोगों के बीच में हो, जनसेवा भी चलती रहे? देखिए, ठियोगढ़ विधान जो सभा क्षेत्र है ये, तो इसमें हम पहले भी लगे थे और ये हमारा जो कार्य है ये चलता रहेगा। और इसमें हमने और भी बहुत सी चीज़ें सोची हैं, जिसमें जल संचय के ऊपर भी हम लोग काम करने वाले हैं। हमने अभी जुब्बड़ में कहा भी लोगों से कि आप जल संचय पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जो खेती है बिना जल के संभव नहीं है। सरकार आपको पीने का पानी तो दे सकती है, लेकिन खेती के लिए आपको पानी अपने आप इंतजाम करने होंगे। और बाकी जो हमारी आने वाले समय के कार्य हैं या व्यापार का आपने जो पूछा, तो यहाँ पे हम नारगंडा में एक 5 स्टार होटल जो हमारा बन के तैयार है और जल्दी ही वो खुल जाएगा। और इसी तरह का एक होटल हमारा ठियोग क्षेत्र में आने वाला है 5 स्टार। और एक ठियोग में ही हम लोगों ने जगह परचेज कर ली है और इंटरनेशनल स्कूल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास लैंड का कार्य पूरा होगा, नक्शे बन जाते हैं, उस पर हमारा कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, तो लोगों को मालूम होगा कि हम जो स्कूल लेके आ रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का है। इससे लोगों में रोज़गार भी बढ़ेंगे। यहाँ के जैसे होटल हमने खोला है तो होटल में रोज़गार मिलेगा, स्कूल खोलेंगे तो स्कूल में रोज़गार मिलेगा। तो इसके साथ में जब होटल में कोई आदमी रुकता है तो दुकानें भी चलती हैं, टूरिस्ट के लिए गाइड भी चाहिए, टैक्सी भी चाहिए। तो व्यापार के साथ साथ जो हम करेंगे उससे हमको लगता है कि लोकल लोगों को रोज़गार भी उसके द्वारा और बहुत से मिलेंगे। तो ये थे राजेश कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। क्या सोच है इनकी समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर लोगों का रुझान इनकी तरफ रहा, लोगों ने बोला कि समाज सेवा का ये जो दौर है वो जारी रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो
बिल्कुल तैयार हैं और वैसे भी ये समाज सेवा करते ही हैं। और अगर लोग चाहे प्रतिनिधित्व उन्हें मिलता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो बिल्कुल तैयार हैं। और कैसे उनका जो एक परिदृश्य है आने वाले समय में, पर्यटन से है, बागवानी से है, चाहे रोजगार से है, इन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से अपनी राय रही है। तो इस खास मुलाकात में इतना ही। आने वाले समय में क्या कुछ होगा उसको लेकर भी हम फिर से आपके बीच में आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।